आलोकनाथ एक गरीब मजदूर था। वो प्रतिदिन कमाता और उसी से ही उसका घर चलता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका 6 साल का बेटा रोहन और उसकी माँ थी। आलोकनाथ की माँ को पौधे लगाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो छोटे छोटे टूटे हुए डब्बों या बर्तनों में पौधे लगाती थी। उन्होंने अपना आंगन इसी तरह हरा भरा किया हुआ था। वो रोहन को भी अपने साथ उन पौधों की देखभाल के लिए लगा लेती। एक दिन आलोकनाथ की पत्नी कुछ खराब आलू कूड़े में फेंकने जा रही थी। अरे बहू, इन्हें कूड़े में मत डाल, यहाँ रख दे, मैं इनसे आलू उगा लूंगी। माँ, इतने सारे पौधे तो लगा रखे हैं, आलू के लिए जगह ही कहाँ बची है। बहू, जगह तो मैं खुद बना लूंगी, बस तुम इनको फेंको मत, वहां कोने में रख दो। शाम को मैं इन्हें कहीं न कहीं लगा दूंगी। उसकी पत्नी और आलू को वहीं पर रखकर काम में लग जाती है। शाम के समय आलोकनाथ की माँ रोहन के साथ मिलकर एक पुराना सा डब्बा बाहर से उठा लाती है। उसमें मिट्टी और थोड़ी खाद डालकर वो उन आलू को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देती है। दादी दादी, इनमें से पौधे कब निकलेंगे? रोहन बेटे, कितनी बार तुम्हें बताया है, जब हम कोई पौधा इस तरह बीज के साथ लगाते हैं ना, तो उसे उगने में बहुत समय लगता है। पहले बीज अंकुरित होते हैं, फिर उनमें से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, फिर वो एक पौधे के रूप में मिट्टी से बाहर आता है। हाँ, जब वो मिट्टी से बाहर आएगा तो मैं उससे ढेर सारी बातें करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल अब अंदर चल। रोहन को पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव था। वो अपनी दादी के साथ कुछ न कुछ पेड़ पौधों में करता रहता था और उनसे बातें भी करता था। आलू लगे 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक उसमें से पौधे बाहर नहीं आए थे। दादी, उन आलू में से पौधे बाहर नहीं आए, चलो हम उन्हें खोद कर देखते हैं कि जड़ें निकली हैं या नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू कितना मासूम है रे। अगर हम उसे खोद कर देख लेंगे कि जड़ें निकली हैं या नहीं, तो वो जड़ें तो खराब हो जाएंगी, जो अभी निकलनी शुरू ही हो रही हैं। पेड़ पौधे लगाना आसान काम नहीं है, सब्र के साथ सब कुछ देखना पड़ता है, समझा? अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि आलोकनाथ अपना सर पकड़कर घर के अंदर दाखिल होता है। अरे क्या हुआ जी, सर में दर्द है क्या? हाँ, सर में बहुत दर्द है और बुखार जैसा भी लग रहा है। बहू, कोई दवाई रखी है बुखार की तो दे दे, नहीं तो डॉक्टर के पास ले जा। नहीं नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे सर दर्द की गोली खानी चाहिए, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। आलोकनाथ दर्द की गोली खाकर लेट जाता है। रोहन अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बाबा का सर दबाने लगता है। रात को आलोकनाथ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रात को ही उसकी पत्नी पड़ोसी की मदद से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अभी तो वायरल फीवर जैसा लग रहा है, 2-4 दिनों में देखो, अगर बुखार उतर जाता है तो ठीक है, वरना मैं कुछ टेस्ट लिख कर दूंगा। डॉक्टर साहब, बुखार ही तो है, उतर जाएगा, बस आप अच्छी सी दवाई दे दीजिए। आलोकनाथ काफी बीमार हो जाता है। इस बीच रोहन और दादी को भी पौधे देखने का इतना ध्यान नहीं मिलता। लेकिन एक दिन रोहन जब आंगन में खेल रहा था, तो उसकी नजर आलू के पौधों पर पड़ती है। अरे, तुम बाहर आ गए हो? रुको रुको, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। दादी कहती हैं पानी डालने से पौधे हरे भरे रहते हैं। रोहन अंदर जाता है और एक गिलास में पानी लाकर उन पौधों पर छिड़क देता है। तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर जब तुम्हारे ऊपर आलू लगेंगे तो मैं उन्हें तोड़ लूंगा और माँ उसकी सब्जी बना देगी। तभी आलू के पौधे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम कितने प्यारे हो, भोले हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे आलू ऊपर नहीं लगते हैं, जड़ों में लगते हैं। अच्छा, जड़ों में लगते हैं, फिर तो मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा। अरे, दुखी होने की जरूरत नहीं है, अभी तो आलू छोटे छोटे हैं, जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो हम तुम्हें वो आलू दिखा देंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो मैं उनको जरूर देखूंगा। उधर आलोकनाथ की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि आलोकनाथ को मियादी बुखार हो गया है। अब सारा परिवार आलोकनाथ की देखभाल में लगा रहता है। इस बीच दादी ने पौधों में पानी देना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो ज्यादा समय पौधों को नहीं दे पाती थी। रोहन भी कई दिनों से पौधों से बातें करने नहीं गया था।
फिर एक दिन वो पौधों के पास जाता है और आलू के पौधे से बात करने लगता है। क्या हुआ रोहन, तुम तो हमसे बात करने के लिए आते ही नहीं हो। मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, दादी बहुत परेशान रहती हैं और माँ तो छुप छुप कर रोती रहती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारी चिंता हमारी चिंता है। तुम एक काम करो, हम में से एक पत्ता तोड़ लो और ले जाकर अपने बाबा के माथे पर रख दो और कहो जादुई आलू के पौधे मेरे बाबा को ठीक कर दो। फिर हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रोहन ऐसा ही करता है। वो एक पत्ता तोड़ता है और अंदर आकर आलोकनाथ के माथे पर रख कर बोलता है, जादुई आलू के पौधे मेरे बाबा को जल्दी से अच्छा कर दो। रोहन बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा, मैं ऐसे ठीक नहीं होऊंगा। दवाई खा लूंगा तो जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। बाबा, आप इसी से ठीक हो जाओगे। हे जादुई आलू के पौधे, मेरे बाबा को जल्दी से अच्छा कर दो। तभी आलोकनाथ को अपने शरीर में थोड़ी सी सरसराहट महसूस होती है और वो महसूस करता है कि उसे बुखार नहीं है और उसका शरीर अंदर से मजबूत हो गया है। वो पलंग से उठकर बैठ जाता है। माँ, रोहन की माँ, देखो तो क्या चमत्कार हो गया है। मैं ठीक हो गया हूं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। अभी तो आपसे उठा भी नहीं जा रहा था जी। देखो बाबा, मैंने कहा था ना कि जादुई आलू के पौधे आपको ठीक कर देंगे। अरे रोहन, ये तू क्या कह रहा है? कौन से जादुई आलू के पौधे? मुझे लगता है रोहन सही कह रहा है। जादुई आलू के पौधे ने ही मुझे ठीक किया है। फिर वो सब लोग आंगन में आते हैं। रोहन जादुई आलू के पौधे से बोलता है, देखो मेरे बाबा ठीक हो गए हैं और तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अब कैसा लग रहा है आलोकनाथ? आलू के पौधों को बात करते हुए देखकर आलोकनाथ, उसकी माँ और पत्नी तीनों हैरान थे और वो समझ गए कि रोहन झूठ नहीं बोल रहा। आप लोगों की दया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आलू के पौधे, और वो भी जादुई पौधे, मेरे घर में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो कहीं पर भी उग जाते हैं। रोहन जैसे साफ दिल के बच्चे के पास तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। देखो, मेरी आंखों में खुशी के आंसू भी है। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। मैं किस शब्दों से तुम्हारा धन्यवाद करूं। बस इसको इतनी ताकत और दे दो कि वो अपने काम पर चला जाए, वरना घर की माली हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हमारे पास आर्थिक स्थिति को ठीक करने का एक और उपाय है, लेकिन उसके लिए आलोकनाथ को मेहनत के साथ दिमाग से काम करना होगा। मैं समझा नहीं। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस बड़ा ही आसान सा काम है। हम रोजाना तुम्हें 2 बोरी आलू देंगे, तुम उसे सस्ते दामों पर बेच देना और इस तरह तुम्हारी मेहनत भी हो जाएगी और दाम सस्ते होने से वो जल्दी बिक भी जाएंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये बात तो सच है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। खाना खाने के लिए हाथ को मुंह तक ले जाना पड़ता है। ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या ये काम हमेशा रहेगा या कुछ समय तक ही? ये काम तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और पौधों में खाद पानी देकर रात को वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आलोकनाथ जब आंगन में आता है तो 2 बोरी आलू उसे रखे हुए मिलते हैं। अच्छे से काम करना और घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पता है तुम आज पहली बार ये काम करने जा रहे हो। हाँ, थोड़ा डर तो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बाजार के दाम से कम दामों पर आलू बेच दूं। फिर आलोकनाथ वो 2 बोरी आलू लेकर बाजार में जाता है और बाजार से कम दामों पर वो अपने सारे आलू थोड़ी ही देर में बेच देता है। आज की हुई आमदनी से वो बहुत खुश था। इस तरह धीरे धीरे रोजाना आमदनी बढ़ने लगी और घर की हालत भी अब अच्छे हो गए थे। रोहन स्कूल जाने लगा था। स्कूल से आते ही वो जादुई आलू के पौधे के पास बैठकर पूरे दिन की बात उन्हें बताता है। तुम दिल लगाकर मेहनत करना और बहुत अच्छे नंबरों से पास होना, और देखना तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अच्छा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तुम भी बड़े हो जाओगे। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे आलू दिखाओगे। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। चलो मैं दिखाता हूं कि आलू कैसे दिखाई देते हैं, पर उसके लिए पहले अपनी आंखें बंद करो। रोहन अपनी आंखें बंद कर लेता है और जादुई आलू के पौधे उसे जादू से अपनी जड़ों में उगे हुए आलू को दिखाते हैं। रोहन बड़ा खुश था। जलन। ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी। वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील, बेटा सुनील कहाँ है?
अरे जरा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ माँ अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है, क्या हो गया है, तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है, यहाँ बैठ ना मेरे पास। माँ पढ़ रहा था। वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ ले जा बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर सोचता है कि शादी ही कर ले। कब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा। तो एक दिन, माँ ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा ये क्या बात होती है, न बैंड न बाजा न दहेज न शगुन, ऐसा कैसे बहू आ गई? माँ तू तो जानती है मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी मैं आपका ख्याल रखूँगी, वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फुर्र ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है, कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीज़ों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ क्या हो गया है, सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाए करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हम ही में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, यूं अचानक सर पर लेकर आ गया। कहता है बहू है माँ तुम्हारी, अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। लो जी, ये क्या बात होगी? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज़्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग आलाप रहा है। देखा, उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है। सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिके, तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर बीवी, ए जी, अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं, हम देख आए क्या? अरे रहने दो ना, आ जाएंगी। कहाँ जाएगी, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खा कर गई होगी। छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर, ए जी, माँ जी अभी भी नहीं आई, हमको तो घबराहट हो रही है कि क्या करें, जाकर पता करें किसी के घर। अच्छा, कहाँ जाओगी ये भी बता दो। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है। अरे यार, ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था, बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है।
जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है। सास को गुस्सा आता है। बहू